स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है नेट के करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2021-22 में। तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखें और इसके एमसीक्यूज़ और इसकी जो पीडीएफ है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप वहाँ से भी उसको रीड करके और वीडियो को वॉच करके और वेबसाइट पे जा करके एमसीक्यू के रिगार्डिंग जो इतने भी क्वेश्चंस हम डालेंगे उसको मॉक टेस्ट दीजिएगा। और जिस भी बच्चे की प्रॉब्लम्स आ रही है मॉक टेस्ट में रजिस्ट्रेशन का, वो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर टेक्स्ट कर दीजिएगा, तो उसको रेक्टिफिकेशन हम कर देंगे। एक बात हम और बोलने जा रहे हैं कि जब तक आपका एग्ज़ाम है वहाँ पर हमने 10 मॉक टेस्ट जो नेट के बिल्कुल पैटर्न के अंदर, जिसमें फर्स्ट पेपर भी होगा और इकोनॉमिक्स के भी होंगे, वो मॉक टेस्ट जो है वहाँ पर फ्री अवेलेबल है। तो आप वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करके वहाँ भी दीजिएगा, वो भी प्रैक्टिस कीजिएगा और साथ में जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है वो भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, यूनियन बजट सीधा मेरे को क्लास में टीच करते हुए तो एक अनुभव हो गया है कि अगर हम सीधा यूनियन बजट को डिस्कस करें तो समझ नहीं आता है। उसका जो पहले स्टैटिक पोर्शन है कि बजट कैसे पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है, उसमें क्या क्या होता है, फिर बजट का जो स्ट्रक्चर है इंडियन बजट, वो स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि यूनियन बजट हमारा कितने का बनता है, कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ खर्चे होते हैं, राइट। तो कौन से टैक्स से ज़्यादा आते हैं, कौन से टैक्स से कम आते हैं, किस सेक्टर में गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, किस सेक्टर में कम खर्चा कर रही है, हमारे डेफिसिट्स कितने हैं। तो ये सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करूँगा, प्राइस एज ए सिग्नल। डियर स्टूडेंट, वो जो लास्ट वाला जो स्लाइड है वो ज़रूर रीड भी कीजिएगा और आप उसको फील भी कीजिएगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनको एक बात फील भी होगा कि हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये लेक्चर एक तरह का सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव लेक्चर नहीं है, इसको ऐसे समझे कि मैं आपके साथ एक डिस्कशन कर रहा हूँ। और बिलीव कीजिएगा कि ये लेक्चर सुनने के बाद आपको जब भी बजट आएगा तो वेट रहेगा कि कब हम बजट को देखें, क्योंकि जब आपका बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा बजट का कि ऐसे बजट की यहाँ इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर बजट डलना चाहिए, यहाँ पर नहीं डलना चाहिए, यानी जो थ्योरी की समझ है आपकी वो बन जाएगी। तो थ्योरी की समझ बनने के बाद आप बजट को एनालाइज करोगे कि हाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है और इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, उसी चैनल से मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरा बजट के। पहले तो हम बजट के स्टैटिक पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें 2 पॉइंट रहेंगे कि जब पार्लियामेंट में बजट पारित होता है या टेबल किया जाता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होता है, फाइनेंस मिनिस्टर अपना जो स्पीच देता है उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट को टेबल किया जाता है, राइट। और दूसरा हमारा जो बजट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये दोनों थ्योरी है, राइट। इस थ्योरी के बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारा बजट इस साल का कितना रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि बजट जब पार्लियामेंट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच देता है उसके साथ में वो कितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको टेबल पे रखता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ए से लेकर के एल तक पॉइंट्स लिखे हैं। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये टेबल किया जाता है। इसको मैंने यहाँ पर एक स्पेशल मेंशन भी किया है, 3 सेक्शन बना करके, ए से सी, फिर डी, फिर ई से एल, 3 सेक्शन के अलग अलग कलर भी दिए हैं। इसको मेंशन ये करना है कि देखिए पहले हम ये बात करते हैं, एक तो होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होता है डिमांड फॉर ग्रांट और एक होता है फाइनेंस बिल, राइट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है आर्टिकल नंबर 112, 113 और 110 ए रिस्पेक्टिवली तीनों के लिए आ जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 2021-22 के लिए। तो हमारा यहाँ से बजट निकलेगा। फिर एक जो स्टेटमेंट है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग, उसमें 2 स्टेटमेंट बजट के साथ टेबल किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी कम फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट्स। ये डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि इसके अंदर पीछे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं कि मिड टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ कितनी रही है, या जो टारगेट है फिजिकल डेफिसिट्स के वो भी पूछे जाते रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। और ये ई से लेकर के जो एल तक है वो ये जो ऊपर वाला डिस्कशन है उसी के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करके बताता है, राइट। तो हमारा जो मेन कंसेप्ट रहेगा वो इन चारों को डिस्कस करना रहेगा। तो आज के लेक्चर में मैं ये वाला पोर्शन जो है वो डिस्कस करूँगा, कल के लेक्चर में इन तीनों पे बात हो जाएगी, तो आपका यूनियन बजट जो है वो पूरा हो जाएगा। और 100% आपके यहाँ 2 से 3 क्वेश्चंस तो मान के चलिएगा इस लेक्चर से आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि बजट का मीनिंग क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है हमारा आर्टिकल नंबर 112 के अकॉर्डिंग कि हर एनुअल फाइनेंशियल ईयर के लिए जो 1 अप्रैल से 31 अप्रैल को स्टार्ट होता है, गवर्नमेंट पूरी कंट्री के साथ में पार्लियामेंट के थ्रू पूरी देश के पब्लिक के सामने जो भी एस्टिमेटेड, मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर रहेगा, यानी कि जो अनुमानित आय और खर्चा है उसके बारे में देश को बताएगी कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम कहाँ कहाँ खर्चा करने वाले हैं और हमारे कितना कितना रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आने वाला है। तो ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, राइट। तो यहाँ पर लिखा है कि एक तो आने वाले पीरियड के लिए बताएगी, राइट, जैसे आप देख रहे हो ये आने वाला पीरियड है, उसी के साथ में पिछली बार के बारे में बताएगी कि पिछली बार कितना रहा, और एक उससे भी पिछली बार, लेकिन उससे जो पिछली बार होगा वो एक्चुअल आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तब तक जो है वो डेटा पूरे आ जाते हैं, राइट। तो इसको हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेजॉरिटी में आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें सब कुछ आ जाता है। उसके बाद में एक जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बचता है, हमने यहाँ पर बात किया है डिमांड फॉर ग्रांट और फाइनेंस बिल, इस पे भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेन जो मेजॉरिटी है वो इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो देखिए आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली मैंने आपको कहा है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में है। तो हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको अभी हमने डिस्कस किया कि एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर जो है वो होता है। तो रिसिप्ट जो होता है वो गवर्नमेंट के जाते कौन से अकाउंट में है, और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है तो उसको किस तरीके से करती है, पार्लियामेंट के अंदर जाना पड़ता है। तो वो जो गवर्नमेंट के 3 अकाउंट्स होते हैं डियर स्टूडेंट, ये वाले देखिए, गवर्नमेंट्स के जो अकाउंट है वो 3 है, एक तो कंसोलिडेटेड फंड, एक कॉन्टीजेंसी फंड और एक पब्लिक अकाउंट, राइट। देखिए आपका कंसोलिडेटेड फंड है, जितना भी गवर्नमेंट का रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है बेसिकली वो गवर्नमेंट का जाता है कंसोलिडेटेड फंड के अंदर। इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या क्या होता है, राइट। तो देखिए अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड फंड के बारे में, तो ये आर्टिकल 266 के अकॉर्डिंग जितना भी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू राइज हुआ है, लोन गवर्नमेंट ने लिया है, या कोई रिकवरी हो गई है, कोई लोन दे रखा था गवर्नमेंट ने, वापस रिकवरी हो गई है, वो सारा का सारा ये कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। और इसको बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना हम उसके अंदर से कोई भी एक भी रुपया नहीं निकाल सकते। पार्लियामेंट का अप्रूवल का मीनिंग है इस देश के पब्लिक से पूछे बिना, राइट। तो दूसरा जो हमारा कॉन्टीजेंसी है ये इमरजेंसी यूज़ के लिए होता है, और जब इमरजेंसी यूज़ होती है तो वाजिब सी बात है कि उसको पार्लियामेंट से या देश की जनता से पूछना इतना इजी नहीं होता है एक सेंस में, तो इसलिए उसको प्रेसिडेंट जो है वो उसको अथॉरिटी दे देता है, तो पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल आपको रखने की याद ज़रूरत है, राइट। तीसरा जो हमारा होता है वो पब्लिक अकाउंट, आर्टिकल नंबर 266 के अकॉर्डिंग जो प्रोविडेंट फंड है, स्मॉल सेविंग कलेक्शन है जो पोस्ट ऑफिस से है, या गवर्नमेंट की जितनी भी स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स है, वो जो पैसा गवर्नमेंट का जाता है वो सारा का सारा जाता है आपका पब्लिक अकाउंट के अंदर। लेकिन पब्लिक अकाउंट में सारा का सारा गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ होती है, यानी वापस देनदारी होती है, और कंसोलिडेटेड फंड होता है उसमें वापस देनदारी नहीं होती है, यानी लाइबिलिटीज़ नहीं होती है गवर्नमेंट की, राइट। तो देखिए ये हमने बेसिकली डिस्कस किया कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट के बारे में, राइट। लेकिन आपका जो बजट बनता है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो यहाँ से बनती है डियर स्टूडेंट, ये वाली देखिएगा, ये वाली है, राइट। यहाँ से आपका बजट बनता है। तो इसको मैंने एक अलग स्लाइड में दिखाया है, वो स्लाइड आप देखिएगा।
वो स्लाइड ये है डियर स्टूडेंट, मैंने ऊपर लिखा है कंसोलिडेटेड फंड, राइट। कंसोलिडेटेड फंड के नीचे मैंने लिखा है गवर्नमेंट बजट या यूनियन बजट, राइट। अब हम यूनियन बजट के अगर पोर्शन देखें तो दो पोर्शन होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये समझने के बाद ही आपको जो अब की बार का हम जो बजट है वो डिस्कस करेंगे तो इन्जॉय आएगा। इसलिए आपको ये लगेगा कि ये तो सिंपल है, हमें याद करना है। डियर स्टूडेंट, याद नहीं करना है, ये जो चार्ट है इसका मैं आगे जब प्रैक्टिकल बात करूंगा 2021-22 का बजट के बारे में तब इस चार्ट का यूज़ करूंगा। इसलिए आपको याद नहीं करना है, जस्ट मेरे साथ इस वीडियो को वॉच करते जाइएगा और आपको जो फील होगा वो अपने आप वीडियो के एंड में हो जाएगा, राइट। तो देखिए, अगर हम बात करें कि रेवेन्यू बजट के अंदर दो सेक्शन होते हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट में दो सेक्शन होते हैं, एक तो टैक्स रेवेन्यू, जितने भी टाइप के टैक्सेस होते हैं वो सारे हम अब की बार का जो बजट अब पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में तब हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखिए यहाँ पर पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 है, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम पहले पढ़ लेते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है। तो देखिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो रिसिप्ट है, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा है तो उस पर इंटरेस्ट पेमेंट आ गया, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रिसिप्ट हो गया तो वो इसके अंदर जाएगा। गवर्नमेंट की कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स चल रही है, पीएसयू चल रही है तो वो गवर्नमेंट के डिविडेंड और प्रॉफिट जाएगा, राइट। और कोई गवर्नमेंट ने फीस कलेक्शन किया है कहीं से, वो जाएगा। मान लीजिए आपको आधार कार्ड बनवाना है या आपको जो भी आपको सपोज करते वोटर आईडी बनवानी है या आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, जो भी फीस गवर्नमेंट की आई और जो भी अदर गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विसेज दिया वो सारा का सारा किस में चला जाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में, रिसिप्ट के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर सबसे पहले मैं जो डेफिनेशन दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट वो ये, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग है कि वो एक्सपेंडिचर जिससे कोई भी कंट्री के अंदर किसी भी तरह का एसेट्स पैदा नहीं होता है, या ऐसे बोलें कि कोई भी प्रोडक्शन कैपेसिटी जनरेट नहीं होता है, राइट। वो एक्सपेंडिचर जिससे कोई भी प्रोडक्शन कैपेसिटी जनरेट नहीं होता है, बस कंट्री को चलाने के लिए, लोगों की कंजप्शन की ज़रूरत पूरा करने के लिए वो जो यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दो पोर्शन है, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो 5 ईयर प्लान में आपने टारगेट ले रखे हैं, सपोज की पॉवर्टी रिडक्शन का ले रखा है, हंगर का ले रखा है, वुमेन एम्पावरमेंट का ले रखा है, वो जो भी आपने टारगेट सेट कर रखे हैं वो वाले। एक होता है नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट में अक्सर यहाँ से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ना सिर्फ नेट, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। देखिए, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जो आएगा वो इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस सर्विसेज, सब्सिडीज, सैलरी और पेंशन्स। आपको पता है इस सब से कोई भी एसेट्स पैदा नहीं होने वाला है, राइट। तो ये वो एक्सपेंडिचर है जिससे कोई भी एसेट्स पैदा नहीं होगा, राइट। फिर अगर हम बात करें कैपिटल बजट के बारे में तो कैपिटल बजट का दो सेक्शन होता है, कैपिटल रिसिप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल रिसिप्ट में आता है कोई लोन की रिकवरी हो गई, गवर्नमेंट ने कोई डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट का बेसिकली मीनिंग है गवर्नमेंट ने कोई सेक्टर है और वो सेक्टर गवर्नमेंट ने सपोज कीजिएगा कि डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है कि सपोज गवर्नमेंट के पास कोई पीएसयू है, कोई गवर्नमेंट की फर्म है, उसको गवर्नमेंट ने प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया उसको चलवाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इकोनॉमी के अंदर अगर हम एफिशिएंसी जनरेट करना चाहते हैं तो चीज़ें जो है वो प्राइवेट के हाथ में जानी चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाती है कि प्राइवेट के हाथों में कैसे जाना चाहिए ताकि वो जो प्राइवेट के हाथों में जा रहे हैं उससे प्रोडक्टिविटी जनरेट हो, प्रोडक्टिविटी पे शिफ्ट हो। कंट्री के अंदर जैसे ही प्रोडक्टिविटी पे चीज़ें शिफ्ट होती है तो हर कोई उनको लगने लगता है कि अब हमारा काम ही इनकम हो गई है, क्योंकि मार्केट जैसे ही सक्सेस होता है तो काम ही इनकम बन जाता है। और जब काम इनकम बन जाता है तो हर कोई ये सोचता है कि मैं ज़्यादा काम करूं। अब ज़्यादा काम कैसे करूंगा कि मेरी जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा मैं काम कर पाऊंगा। तो मैं हर कोई वही साधन मांगूंगा जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़े। मैं शर्ट भी वैसा, जैकेट भी वैसे, जूते भी वैसे, खाने पीने की चीज़ें भी वैसे, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने की वैसे, जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़े। इसका मीनिंग है कि पूरी कंट्री के अंदर जो आम पब्लिक की डिमांड है
वो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की हो जाएगी। तो कोई भी कंपनी जो बनाएगी वो प्रोडक्टिव ही बनाएगी, क्योंकि अगर वो प्रोडक्टिव नहीं बनाएगी तो उसका सेल नहीं होगा। इसलिए जो भी प्रोडक्टिव होता है वो सुंदर होता है। तो आपने देखा होगा वेस्ट के अंदर हर चीज़ बेटर तरीके से बनाई होती है वेस्टर्न कंट्री में। ऐसा क्यों है? इसलिए है कि वहाँ इकॉनमी मार्केट से जुड़ गई है, राइट। जब भी मार्केट से जुड़ जाती है तो हर कोई मार्केट से जुड़ते प्रोडक्शन इनकम हो जाती है, अपनी प्रोडक्टिविटी का केयर करता है और वही गुड्स मांगता है जिससे प्रोडक्टिविटी होती है। वेस्टर्न कंट्रीज के कॉस्मेटिक्स देखिएगा, अगर आप बात करके सोते हैं तो सुबह उठते हैं बॉडी वॉश से तो उस पर लिखा होता है कि आपका बिल्कुल जो है माइंड रिलैक्स रहेगा, क्योंकि इतने घंटे काम करते हैं आप लोग, तो 100% श्योर है कि रिलैक्स ही रहते हैं। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि जब हम मार्केट से जुड़ जाते हैं तो जो कॉन्स्पिक्यूअस प्राइस होता है दिखावा करने वाला, उस पर इंपॉर्टेंस कम हो जाती है और यूज़फुलनेस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा वेस्ट के अंदर हर चीज़ प्रोडक्टिव है, मोर और लेस। आप बोतल खरीदोगे, आप कोई पेन खरीदोगे, आप जैकेट खरीदोगे, आप जूते खरीदोगे, यानी आप खाने की चीज़ें खरीदोगे, दूध लोगे क्वालिटी वाला मिलेगा, क्योंकि हर कोई अपनी प्रोडक्टिविटी की, हेल्थ की केयर करता है। और तो कंपनियों की मजबूरी हो जाती है वही देना। लेकिन जहाँ इकॉनमी मार्केट से नहीं जुड़ती वहाँ लोगों के शौक़ तो बड़े होते हैं लेकिन वो काम नहीं करते, इसलिए उनको जो भी मिल जाए वो ठीक है, इसलिए कंपनी भी जो है वैसा ही बनाएगी। तो यानी मेरे कहने का मीनिंग है कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम बेसिकली पढ़ते हैं कि मार्केट से अगर कोई जुड़े तो कैसे जुड़े, वो स्ट्रक्चर जो है कि वो सक्सेस हो उसके, वो हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है, ताकि हम गवर्नमेंट के साथ उस बात को डिस्कस कर सकें। तो उसी पर हम बात करें कि डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग है कि सिर्फ एक प्राइवेटाइजेशन करने का मीनिंग नहीं है, प्राइवेटाइजेशन हो लेकिन वो सक्सेस हो, ये हमें इकोनॉमिक्स बताता है, राइट। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग यहाँ समझ आ गया होगा। तीसरा, गवर्नमेंट बोरो करती है, तो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर 3 चीज़ें आती है, एक तो रिकवरी ऑफ लोन, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट और तीसरा जो है वो बोरो करना है, राइट। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग है स्लोली इकोनॉमी जो है वो प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रही है, उन लोगों के हाथ में दिया जा रहा है जहाँ से प्रोडक्टिविटी जनरेट होगी। तीसरा, ये जो पोर्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा है, बात इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे कंट्री के अंदर एसेट्स पैदा होती है, वो आपके प्लान से एक्सपेंडिचर होते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं। प्लान एक्सपेंडिचर का मीनिंग ये होता है डियर स्टूडेंट, आपने मान लीजिए 5 ईयर प्लान में टारगेट लिया है कि हमें इतना सोलर इस्टेब्लिश करना है या हमें इतने पोर्ट्स डेवलप करने हैं, तो वो 5 ईयर प्लान्स के अंदर आ जाता है। नॉन 5 ईयर प्लान के अंदर सपोज आपको कोई ब्रिज बनाना है, एनुअली कोई देख लिया, कहीं कोई ज़रूरत पड़ गई, कैपिटल एसेट्स जनरेट होनी है, तो उसको हम बोलते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। अब डियर स्टूडेंट, आपके नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने रेड कलर में मेंशंस किया है, लेकिन मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है आपसे डिस्कशन के लिए, वो यहाँ पर 2 ही बात इम्पोर्टेंट है, एक तो ये और एक ये वाला, ठीक है। आप अपने कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे कोई भी फिजिकल एसेट्स या फाइनेंशियल एसेट्स या यूँ कहें कि कोई भी प्रोडक्शन कैपेसिटी जनरेट नहीं होती है, राइट। और ये एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे कंट्री के अंदर हाईवे बनते हैं, पोर्ट बनते हैं, यानी मेरे कहने का मीनिंग है कि फिजिकल एसेट्स और प्रोडक्शन कैपेसिटी जनरेट होती है, राइट। तो डियर स्टूडेंट, इन 2 का अगर तुम अपने कॉपी में पॉइंट्स लिख लेंगे तो ये वीडियो का जो सेंस है मेरा डिलीवर करने का वो भी समझ आ जाएगा। और एक बात और बोल रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने जा रहा है, तो आप ये सोचिएगा मत कि बड़ा हम इतना देखेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि बस दैट्स इनफ, राइट। तो देखिए, अब हम एक बार बजट का डिस्कस करते हैं। तो जो मैंने पीछे स्लाइड आपको दिखाई है उसका मैं बार बार यूज़ करूँगा, राइट। तो देखिएगा, अगर हम बजट की बात करें कि हमने बजट का बात किया कि एस्टिमेटेड रिसिप्ट और आपका एक्सपेंडिचर होता है कमिंग ईयर्स के लिए, और उसके साथ में दिखाया जाता है कि पिछली बार कितना रहा और उससे पिछली बार एक्चुअल में कितना रहा है, राइट। तो देखिएगा, हम ये एक्चुअल वाला ये देखिएगा यहाँ पर मेंशन कर दिया है, और रिवाइज बजट एस्टिमेटेड बजट का टारगेट पिछली बार ये था पिछले साल का, और अब की बार ये पिछली बार का जो इम्प्रूव होके आया वो ये आ गया। लेकिन हमें इन तीनों पे डिस्कस नहीं करना है, हमें अब की बार डिस्कस करना है 21-22 के लिए, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, 21-22 के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के पास जो टोटल रिसिप्ट होती है, तो आपको मालूम है, पीछे वाले स्लाइड पे चलते हैं कि टोटल जो रिसिप्ट है गवर्नमेंट के पास वो रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस में
कैपिटल रिसिप्ट होती है, राइट। तो कैपिटल रिसिप्ट में भी कौन सी रिसिप्ट है, मेनली रेवेन्यू रिसिप्ट आ गया सारा, और कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आप बोरो को छोड़ दें एक बार, तो ये और जो भी रिसिप्ट है वो गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट है जिसमें गवर्नमेंट की किसी भी तरह की लाइबिलिटीज़ नहीं पैदा हुई है, यानी देनदारी कोई पैदा नहीं हुई। अगर बोरो कर लेते हो तो वो लाइबिलिटीज़ पैदा हो जाती है। तो अब हम बजट में देखते हैं कि गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट कितना है, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो गवर्नमेंट की 17,88,424 है। कितना है? 17,88,424। अब देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट में, आपने पीछे स्लाइड में देखा है दो रिसिप्ट आती है, एक टैक्स रिसिप्ट, एक नॉन टैक्स रिसिप्ट, राइट। तो टैक्स रिसिप्ट जो है वो बेसिकली कितना है? 15,45,396 करोड़ रुपीज़ है। और नॉन टैक्स रिसिप्ट है जिसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट आ गया, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रिसिप्ट हो गया, गवर्नमेंट की कोई पीएसयू चल रही है वो हो गया, या सपोज कीजिएगा कि गवर्नमेंट के साथ कोई फीस है, फाइन है, वो गवर्नमेंट को आ गया, वो लगभग 2,43,028 करोड़ रुपए हो गया, राइट। तो अगर दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो बन जाएगा सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट के पास 17,88,424 बन जाएगा, ठीक है। ये हुआ रेवेन्यू रिसिप्ट। अब हम अगर कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो डियर स्टूडेंट, कैपिटल रिसिप्ट में मैंने आपको बोला है कि पहले हम बात करेंगे सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट में बोरो को छोड़ करके, और जो तीन चीज़ आती है तो बोरो को छोड़ देते हैं तो दो बच जाता है, एक तो लोन की रिकवरी हो गई और एक डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। तो देखिए लोन की जो रिकवरी है वो आपकी 13,000 करोड़ रुपए है। डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट ले रखा है अब की बार वो डियर स्टूडेंट 1,75,000 करोड़ का टारगेट है। तो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं ना हम, कमिंग फाइनेंशियल ईयर का। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, यानी ये जो 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर चलता है, नेक्स्ट का मीनिंग जब 1 फेब को ये जो आपका बजट लॉन्च हो जाता है तो वो कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से दोनों इनको, और अगर आप इसको जोड़ लेते हो तो टोटल अमाउंट आपकी, मैं रफली बोल रहा हूँ, लगभग 18 ये मान लीजिएगा और लगभग आपका 2 ये मान लीजिएगा, तो 20 लाख करोड़ हो गया। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ डियर स्टूडेंट, 20 लाख करोड़ का टोटल रिसिप्ट हो गया, जिसमें किसी भी तरह का गवर्नमेंट को बोरो नहीं करना पड़ा है, राइट। अब देखिएगा हम एक्सपेंडिचर कहाँ करते हैं डियर स्टूडेंट, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट का होगा 34,83,236 रुपये, यानी लगभग मैं आपको बोलूँ तो 35 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट का खर्चा होगा। अब देखिएगा रिसिप्ट गवर्नमेंट की कितनी हुई? लगभग 20 लाख करोड़। एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 35 लाख करोड़। इसका मीनिंग डिफरेंस कितना का रह गया? 15 लाख करोड़ का रह गया। ये 15 लाख करोड़ गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा, और उस बोरो को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट आप दो तरह से कर सकते हैं, एक तो जस्ट गवर्नमेंट का ऐसे दिखा सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा, देखिएगा कि टोटल एक्सपेंडिचर में आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट में क्या आएगा डियर स्टूडेंट? रेवेन्यू अकाउंट पे सारे के सारे रिसिप्ट प्लस में कैपिटल अकाउंट का सिर्फ एक पोर्शन छोड़ करके बोरो वाला, और सारे के सारे रिसिप्ट, यानी क्या? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरो, राइट। तो इसका मीनिंग ये आपका हो गया 35 माइनस 20 तो 15 लाख करोड़। अब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो बेसिकली आपका जो बोरो है वो सारा का सारा क्या हो सकता है? फिस्कल डेफिसिट भी हो सकता है। तो फिस्कल डेफिसिट को बताने के दो मैकेनिज्म हो गए हैं कि एक तो फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, लेकिन टोटल रिसिप्ट के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट और वो कैपिटल रिसिप्ट जिससे कोई भी डेट क्रिएट ना हो रहा हो, ऐसे बता सकते हैं। दूसरा आप ये बता सकते हैं फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरो। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा बोरो कितना है? 15,06,812 करोड़ रुपए, और वही आपका 15,06,812 करोड़ रुपए क्या दिखाया गया है 16 नंबर पॉइंट पे? फिस्कल डेफिसिट, राइट। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ से। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अब हमने फिस्कल डेफिसिट बात कर लिया, लेकिन हम वापस चलते हैं और हम देखते हैं कि 20 लाख
जो करोड़ रुपए गवर्नमेंट को रिसिप्ट हुआ है वो हुआ कहाँ कहाँ से है। फिर हम देखेंगे कि जो 35 लाख करोड़ गवर्नमेंट खर्चा करेगी वो कहाँ कहाँ करेगी। तो पहले हम रिसिप्ट पे देखते हैं कि टोटली एक्चुअल में ये कहाँ पर हुआ है। आप कहेंगे सर वो तो देख लिया ना कि 15 यहाँ से हुआ है, 2 यहाँ से हुआ है। नहीं डियर स्टूडेंट, हम ये बात कहना चाहते हैं कि इसके अंदर रेवेन्यू टैक्स रिसिप्ट है, वो टैक्स कहाँ कहाँ से आया है, कौन से टैक्स से आया है, राइट। दूसरा, नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में आप मोर और लेस चलाया जा सकता है। ये तो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। तो डियर स्टूडेंट, अब हमने बात किया कि गवर्नमेंट के रिसिप्ट है वो 20 लाख करोड़ रुपए है और एक्सपेंडिचर जो है वो 35 लाख करोड़ रुपए, अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि एक एक डिटेल में जो 20 लाख करोड़ रुपए रिसिप्ट है वो कहाँ से आया है। फिर हम बात करेंगे डिटेल में कि जो 35 लाख करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ कर रहे हैं, राइट। तो देखिएगा, पहले हम बात करते हैं कि रिसिप्ट कहाँ कहाँ से हुई है, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम रिसिप्ट की बात करें तो बेसिकली रिसिप्ट का ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है, राइट। तो टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो देखिएगा, कॉरपोरेट टैक्स जो है वो आपका 5,47,000 करोड़ है। इनकम टैक्स जो है वो 5,61,000 करोड़ है। कस्टम ड्यूटी जो आपके वो 1,36,000 करोड़ है। एक्साइज ड्यूटी है वो 3,35,000 करोड़ है। और सर्विस टैक्स है 1,000 करोड़ है। जीएसटी है वो लगभग आपका 6,30,000 करोड़ है, राइट। तो मेरे कहने का मीनिंग है, इनको अगर आप टोटल जोड़ लेंगे तो ये सारा का सारा जोड़ के इतना बैठेगा, लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट को स्टेट को भी शेयर देना पड़ेगा जीएसटी का, वो भी सब देना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट के नेक्स्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इस टोटल रेवेन्यू के अंदर से जो बचेगा वो यहाँ पर देखेगा इतना किसको जीएसटी देना पड़ जाएगा, टोटल शेयर कितना देना पड़ेगा, ये टोटल अमाउंट ये हुई, इसके अंदर से इतना किसको चला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टोटल टैक्स के अंदर से बचेगा वो बचेगा 15,45,397 रुपये। वो हम पहले भी ऊपर डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, देखिए नॉन टैक्स रेवेन्यू में अभी हमने डिस्कस किया पीछे ऊपर कि 2,43,028 करोड़ रुपए। ये देखिएगा ये वाला, ये हमने डिस्कस किया ना, ये वाला और ये वाला। तो यही डिस्कस हम नीचे कर रहे हैं अब डिटेल में कि देखिए गवर्नमेंट के इतना यहाँ से आ गया है, राइट, और इतना यहाँ से आ गया है। अब इसके अंदर कहाँ कहाँ से आया देखिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू में। अब हमने बात किया ना नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है, वो स्लाइड देखिएगा। आपको इंटरेस्ट रिसिप्ट हो गया गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की कोई डिविडेंड प्रॉफिट आ गया, गवर्नमेंट ने कोई किसी तरह का फीस और फाइन कलेक्शन कर लिया। तो इंटरेस्ट रिसिप्ट गवर्नमेंट को इतना होता है, डिविडेंड और प्रॉफिट इतना आता है, कोई ग्रांट एक्सटर्नल दे देता है वो इतना आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू कोई फीस फाइन जो चालान कट गए आपके वो इतना आ जाता है, और यूटी से जो कलेक्शन होता है वो इतना हो गया। तो ये सब आप ऐड करोगे तो ये 2,43,028 करोड़ रुपए बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल रिसिप्ट आपका वही बैठ गया है बेसिकली। टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका बैठ गया 17,88,424। ये रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ। अभी कैपिटल रिसिप्ट की हमें बात करना है। तो कैपिटल रिसिप्ट की अगर आप बात करें तो देखिए रिकवरी इतनी हो जाएगी, होने की आशंका है, होने की संभावना है, और डिसइन्वेस्टमेंट इतना कर देंगे तो 2 ये बैठ गया, तो लगभग हमारा 18 ये और 2 ये, तो 20 लाख करोड़ हो गए ना, राइट। तो अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, हमारा टोटल रिसिप्ट, आप कहेंगे जी यहाँ तो अलग है। अरे यहाँ अलग इसलिए कि उसमें बोरो साथ में कर रहा है ना, इसलिए मैं आपको अलग चैनल से समझा रहा हूँ, राइट। तो आपका ये बेसिकली अब हमने डिस्कस कर लिया है कि 20 लाख यहाँ से आएगा। नेट में आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रहती है डियर स्टूडेंट कि कौन से टैक्स से कितना रुपया आ रहा है या किस से ज़्यादा आ रहा है, किस से कम आ रहा है। एक क्वेश्चन हर बार आता है, इसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा। आप यहाँ से कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा आ रहा है। आपको मालूम है जीएसटी में सबसे ज़्यादा, उसके बाद में इनकम टैक्स, उसके बाद में कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स का मीनिंग है जो बड़ी फर्में है, जो भी फर्म है वो जो टैक्स देती है उसमें। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से एक बार आप पढ़ करके देखिएगा कि हम इस देश में जो आम पब्लिक है वो जीएसटी के सिवा और कहाँ से देता है। इस देश में इनकम टैक्स और जो कॉर्पोरेट टैक्स है उससे ये कंट्री मोर और लेस चलता है।
तो डियर स्टूडेंट, मेरे कहने का मीनिंग है, हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास तो बहुत कुछ है। आप देखिएगा, गवर्नमेंट के पास 35 लाख करोड़ गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, 20 लाख करोड़ रेवेन्यू आता है। कहाँ से गवर्नमेंट के पास इतना अमाउंट बचता है? मेरे कहने का मीनिंग ये है कि हमारी कंट्री के अंदर जो है वो लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते। आप कहेंगे इनकम टैक्स पे कहाँ से करें जब इनकम है ही नहीं। यस, इनकम का प्रॉब्लम ये है कि मार्केट से नहीं जुड़े हैं। मार्केट से जब जुड़ते हैं तो इनकम पैदा होती है, हर कोई टैक्स भरता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कम हो जाता है, डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा हो जाता है। इसका मीनिंग है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मैं अगर जीएसटी के अंदर ही पैसा दूँ, जैसे रामदेव का मैंने अगर च्यवनप्राश खरीद लिया है, उसके ऊपर अगर 18% टैक्स लगाए, मेरे को मालूम नहीं है कि लग गया होगा आम आदमी को, लेकिन जब वो टैक्स मेरे से कोई डायरेक्ट लिया जाए तो मेरे को पता लगेगा कि गवर्नमेंट मेरे से टैक्स ले रही है, तो गवर्नमेंट मेरे को उसमें क्या क्या देना चाहिए। तो मेरे कहने का मीनिंग, जब इनकम टैक्स होता है या डायरेक्ट टैक्स होता है तो सोशल अकाउंटिंग हो जाती है, और जब सोशल अकाउंटिंग हो जाती है तो पॉलिटिशियन को हम हमारा टैक्स का जो है वो प्रॉपर यूज़ करने के लिए वोट डालेंगे। तो मेरी समझ ये कहती है कि इस देश में एक रीज़न ये भी है करप्शंस होने का, कि जो भी हमारा टैक्स का गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन करती है उसकी सोशल अकाउंटिंग नहीं है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि आम पब्लिक जो है वो इनकम टैक्स देने से बचता है, राइट। इनकम टैक्स देने का मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं बात करूं कि एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स हो, तो आप ये बात कहेंगे कि देखिए एग्रीकल्चर में तो अभी भी गरीबी है और वहाँ टैक्स लगाओगे तो और गरीबी आ जाएगी। नहीं, इनकम टैक्स में आपको मालूम है एग्रीकल्चर में कि 86% लोग जो है वो स्मॉल और मार्जिनल में है। 2016 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर वो 2.5 लाख के दायरे में आएंगे भी नहीं, क्योंकि अगर 4 लाख रुपए इनकम है तो भी एक्सपेंडिचर कट करके बाद में जो इनकम बचती है उस पर टैक्स लगता है, वो लोग कभी नहीं आएंगे। लेकिन जो बड़े किसान हैं जिनकी बड़ी इनकम्स है उनके ऊपर टैक्स लगेगा, और वो लगना भी चाहिए आई थिंक। तो हमें उस चीज़ को समझना चाहिए। एक बात और भी होती है, जैसे ही हम काम से जुड़ते हैं और हमारा इनकम टैक्स लगता है तो हमें मालूम होता है कि जो स्ट्रीट लाइट है ये हमारे पैसे की आई है, गली जो बन रही है हमारे पैसे की है, तो हम उसके ऊपर उसी पे आवाज़ उठाएंगे कि हमारा पैसा ऐसे वेस्ट हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, सोशल अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है। तो इकोनॉमी में डायरेक्ट टैक्सेस का बढ़ना और इनडायरेक्ट टैक्सेस का कम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली रिग्रेसिव नेचर का होता है। रिग्रेसिव नेचर का मीन कि जिसकी ज़्यादा इनकम उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसकी इनकम कम होती है उसको जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो डियर स्टूडेंट, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है, क्योंकि रिग्रेसिव का मीनिंग होता है जिसकी इनकम ज़्यादा उस पर टैक्स कम, जिसकी इनकम कम उस पर टैक्स ज़्यादा। तो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स उसी सेंस का हुआ, जिसकी इनकम ज़्यादा उसको तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जिसकी इनकम कम उस पर बहुत इफेक्ट पड़ गया। तो डियर स्टूडेंट, कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्सेस हमेशा कम होने चाहिए और डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा होने चाहिए, प्रॉपरली होने चाहिए। तो मैंने एक वीडियो बनाया है इकोनॉमिक्स ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, उसको आप देखेगा तो मालूम होगा कि टैक्स स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से अगर हम बात करें, हमारी कंट्री में भी अब एक अच्छा मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया 2016 के बाद, कि हमारी कंट्री में डायरेक्ट टैक्स स्लोली स्लोली बढ़ने लग गया है और इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटिवली कम होने लग गया है। तो डायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो आता है वो कॉर्पोरेट टैक्स का यहाँ हो गया, और इनकम टैक्स यहाँ से हो गया, राइट। परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जीएसटी में 1 नंबर पे है, उसके बाद में उसके बाद में आपका एक्साइज ड्यूटी और फिर कस्टम ड्यूटी है, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गए हैं, राइट। तो यहाँ से हमने बेसिकली ये बातें की है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की साइड से। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने देखा टोटल एक्सपेंडिचर 35 लाख करोड़ रुपए होता है, और मैंने आपको बोला है कि जब भी एक्सपेंडिचर की बात हो तो 2 बातें आप लिख लीजिएगा, रेवेन्यू अकाउंट पे एक्सपेंडिचर और कैपिटल अकाउंट पे एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू अकाउंट पे वो एक्सपेंडिचर जिससे कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं होता है, और कैपिटल अकाउंट पे वो एक्सपेंडिचर जिससे एसेट्स पैदा होता है। तो अब हम देखते हैं कि इस 35 लाख करोड़ के ऊपर से कितना रुपया रेवेन्यू अकाउंट पे जा रहा है खर्चा करने के लिए और कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर हमारा 35 लाख अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ, ये 34,83,236 है, उसके अंदर से 29 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू अकाउंट पे एक्सपेंडिचर हो रहा है। आप समझिएगा कि 35 लाख करोड़ से 29 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू अकाउंट पे जा रहा है, जिससे कोई भी एसेट्स पैदा नहीं होगी, राइट। और उसके अंदर 29 लाख करोड़ में भी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि
8 लाख करोड़ रुपए हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। यानी मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा अगर प्रॉपरली हम बात को समझें तो कि हमने देखा है रेवेन्यू अकाउंट पे मेनली कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं। तो एक तो इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, दूसरा सब्सिडी हो गया, पेंशन्स हो गया, डिफेंस हो गया। ये आपको ध्यान रखना है जो पीछे मैंने स्लाइड में डिस्कस किया है, राइट। तो यहाँ पर अब आप 29 लाख करोड़, तो आप अपने फ्रेंड से बात कीजिएगा कि देखिए 35 लाख करोड़ का बजट बनता है, उसके अंदर से गवर्नमेंट को रिसिप्ट होती है 20 लाख करोड़ की, और उस 35 लाख करोड़ के अंदर से 29 लाख करोड़ रुपए हमें खर्चा करना पड़ता है रेवेन्यू अकाउंट पे। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगभग 9 लाख करोड़ रुपए हमें सिर्फ 20 लाख करोड़ जो रिसिप्ट हो गया उसके अंदर और 9 लाख करोड़ रुपए सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट पे एक्सपेंडिचर करने के लिए हमें बोरो करना पड़ता है। ठीक है, आप बोरो कीजिएगा, देश में कोई हाईवे बनाना है, ब्रिज बनाना है, पोर्ट बनाना है, आपको कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी डेवलप करनी है तो बोरो कीजिएगा। लेकिन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि बोरो किस लिए करना पड़ रहा है। रेवेन्यू अकाउंट के भी एक्सपेंडिचर को आप मैच करवाने के लिए 9 लाख करोड़ तो वहाँ से उसके लिए आपको बोरो करना पड़ रहा है। और 5,54,000 करोड़ आपके लगभग खर्चा होता है कैपिटल अकाउंट्स पे। ये आपका जो है वो कैपिटल एसेट्स जनरेट करता है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितना कम है। और डियर स्टूडेंट, अब आप ये कहेंगे कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, गवर्नमेंट स्लोली अब हम इस बजट में देखेंगे कि रेशनलाइज कर रही है चीज़ों को, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि चीज़ें जब कंट्री के अंदर फ्री की यूज़ करने का हो जाता है तो फिर वो चीज़ें मार्केट पे जाती है तो हमें प्रॉपरली उसको हम उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट कि देखिए हमारा इतना ज़्यादा जो खर्चा हो रहा है वो कहाँ कहाँ हो रहा है। मेनली एक बार मैं डिस्कस करूँ तो 8 लाख करोड़ रुपए खर्चा हो गया यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट पे, राइट। उसके अंदर कुछ खर्चा आपने ऐसा दे दिया जिसमें इनडायरेक्टली कोई एसेट्स क्रिएट हो गया, जैसे ग्राम पंचायत को आपने दिया, उसने कोई गांव में कुछ खेलने का कुछ बना दिया, इनडायरेक्ट में बना दिया, राइट। तो अगर हम बात करें एक बात यहाँ पर, तो अगर हम बात करें कि रेवेन्यू अकाउंट पे आपका खर्चा हुआ 29 लाख करोड़ रुपए और रेवेन्यू अकाउंट से आपके आए लगभग 17,88,000 करोड़, अगर मैं 18 बोल दूं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है 18, तो अगर यहाँ से डिफरेंस देखेंगे तो लगभग आपका 18 और 29 का जो डिफरेंस है वो 18 और 29 का डिफरेंस है वो 11 लाख करोड़ का हो गया, यानी रेवेन्यू अकाउंट का डिफरेंस है वो। तो रेवेन्यू अकाउंट पे खर्चा किया 29 लाख करोड़ रुपए, रेवेन्यू अकाउंट से आए 18 लाख करोड़ रुपए, तो 11 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू अकाउंट का डिफरेंस हो गया। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये रहा, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट्स, राइट। डियर स्टूडेंट क्लियर हो गया। तो रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट भी क्लियर हो गया। अब डियर स्टूडेंट एक बात और मैं डिस्कस करता हूँ कि रेवेन्यू अकाउंट की मैंने इम्पेजेस दिया कि वो खर्चा है जिससे कोई भी प्रोडक्शन क्रिएट नहीं होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी जनरेट नहीं होती है, एसेट्स क्रिएट नहीं होती है। तो 29 लाख करोड़ रुपए आपने खर्चा किया, उसके अंदर से आपका 2 लाख करोड़ रुपए ऐसा चला गया जिससे इनडायरेक्टली कोई एसेट्स क्रिएट हो गया। इसका मीनिंग ये 2 लाख रुपए तो नुकसानदायक नहीं है, इसका मीनिंग 27 लाख करोड़ रुपए है वो नुकसानदायक है। उसके अंदर अगर हम बात करें कि 27 लाख करोड़ के अंदर से अगर अब मैं उन 18 लाख करोड़ रुपए रिसिप्ट है वो माइनस कर दूं तो ये बच गया 9 लाख करोड़। यानी ये जो 9 लाख करोड़ हैं ये नुकसानदायक हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं। यानी ये वो रुपया है जिससे कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं होता। और हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि 29 के अंदर 2 तो चलो एसेट्स क्रिएट होने में जा रहा है इनडायरेक्टली, तो 27 को हमें ध्यान देना चाहिए कि 27 और 18 का जो डिफरेंस है वो हमारा 9 का डिफरेंस रह गया, उसको हमें कम करने की ज़रूरत है। तो जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2000 अमेंडमेंट हुआ 2012 के अंदर, उसमें हमने एक नया कंसेप्ट डेवलप किया, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। यानी रेवेन्यू डेफिसिट जो आपका 11 लाख करोड़ है उसके अंदर 2 लाख करोड़ रुपए आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये एसेट्स क्रिएट कर देता है इनडायरेक्टली, उसको माइनस कर दो, लगभग आपका बच गया है 9 लाख करोड़, उसको टैकल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट माइनस में वो एक्सपेंडिचर जिससे कोई भी रेवेन्यू अकाउंट पे वो एक्सपेंडिचर जिससे कोई भी एसेट्स क्रिएट हो रही हो। तो ये आपका बच गया 9,21,464 करोड़, ये भी क्लियर हो गया। अब डियर स्टूडेंट, हमने फिजिकल डेफिसिट की बात की थी कि 15 लाख करोड़ रुपए हमारा फिजिकल डेफिसिट हुआ, राइट। तो देखिए फिजिकल डेफिसिट के अंदर डियर स्टूडेंट हमने 20 लाख करोड़ हमने देखा कि रेवेन्यू रिसिप्ट होता है टोटल,
कैपिटल पे और रेवेन्यू अकाउंट पे, और 35 लाख करोड़ जो है गवर्नमेंट खर्चा करती है, तो 15 लाख करोड़ रुपए जो है वो डिफरेंस हो गया है, वो हमारा फिजिकल डेफिसिट है। अगर इस 15 लाख करोड़ के अंदर से अगर हम ये देखें कि अब की बार का डिफरेंस कौन सा है इसी आने वाले ईयर के अंदर, एक ईयर में, तो जो 8 लाख करोड़ रुपए है डियर स्टूडेंट, वो तो हम पीछे का जो डेट है उसके लिए पे करते हैं। अब हम एक बात थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि डेट और डेफिसिट क्या होता है। डियर स्टूडेंट, 100 रुपये मैंने अब की बार कमाए और 120 रुपये लगा दिए, तो डेफिसिट मेरा हो गया एक साल के अंदर 20 रुपये। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैंने 100 रुपये कमाए और 110 रुपये लगा दिए, तो मेरा उस ईयर के लिए जो डेफिसिट है वो हो गए 10 रुपये, तो टोटल मेरा डेट कितना हो गया 30 रुपये। यानी डेट इज बेसिकली अक्यूमुलेशंस ऑफ डेफिसिट, राइट। तो जो डेट जो होता है वो पीछे के ईयर्स में, आगे वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस देश में कितना डेट है, कितना एक्सटर्नल डेट है, कितना इंटरनल डेट है, कितनी लाइबिलिटीज़ है गवर्नमेंट की, और वो गवर्नमेंट जो बोरो करती है वो कहाँ कहाँ से आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में भी डालूंगा मैं पूरा डिटेल में, वहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं वहीं पर बात दोबारा से जाता हूँ कि जो हमारा 15 लाख करोड़ रुपए का जो डेफिसिट है एक साल का, उसके अंदर 8 लाख करोड़ रुपए तो हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में अगर हम बात ये करें कि 35 लाख करोड़ के अंदर 8 लाख माइनस कर दो आपका, तो ये बच गया लगभग आपका 26, राइट। तो 26 लाख करोड़ रुपए इस साल का आपका एक्सपेंडिचर है, इस साल के लिए। हालांकि वो 8 है, वो है तो इस साल के लिए, लेकिन वो तो पीछे के खर्चे के उनके लिए देते हैं। तो 26 लाख करोड़ के अंदर आपका रिसिप्ट है वो लगभग 20 लाख करोड़ है, तो इनका डिफरेंस बच गया 6 लाख करोड़। यानी इस एक पर्टिकुलर साल के अगर हम अंदर देखें तो हमारा 6 लाख करोड़ का डिफरेंस है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। यानी प्राइमरी इसलिए कि वो पर्टिकुलर इसी ईयर के लिए है, राइट। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो कि फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो बचेगा क्या, यहाँ पर सेंस आपका क्या आना चाहिए प्राइमरी डेफिसिट का। प्राइमरी डेफिसिट का सेंस ये होगा कि पर्टिकुलर इसी ईयर के लिए, यानी कि वो इंटरेस्ट पेमेंट है वो तो हम पीछे के ईयर्स के लिए देते हैं। तो इसलिए आपका ये देख लीजिएगा, इतना क्या बच गया है आपका प्राइमरी डेफिसिट बच गया। अगर आपसे ये आपका हमारा पूरा स्टोरी जो है यहाँ पर कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं डियर स्टूडेंट। तो देखिए, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं डियर स्टूडेंट। तो देखिए, जो हमने एक्सपेंडिचर की बात किया था वो बेसिकली देखिए, पेंशन्स के अंदर इतना जाता है, डिफेंस में इतना जाता है, सब्सिडी पे इतना जाता है, राइट, एजुकेशन पे इतना जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट पे ये जाता है, ये हमने बात कर लिया है, राइट। तो देखिए, इस स्लाइड के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो हमारा खर्चा है 35 लाख करोड़ के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट का जा रहा है, ये तो मजबूरी है, देना पड़ेगा। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा खर्चा है वो हमारा सब्सिडी के ऊपर जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये सब्सिडी का मैं एक बार आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि सब्सिडी कंट्री के अंदर क्या इसका बेनिफिट है या नुकसान है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब्सिडी इस देश में स्टार्ट क्यों हुआ। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम पीछे की हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर बात करें तो देखिएगा, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जब कंट्री हमारा आज़ाद हो रहा था तब हमारे पास, ये हमें अच्छी तरह से मालूम है कि आम लोगों के पास ज़मीन नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने जब प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया तो किसान जो है वो छोटे हो गए, राइट। अब मैं उसको लैंड रिफॉर्म में नहीं जा रहा हूँ, मैं ना सब्सिडी पे बात कर रहा हूँ। तो जब छोटे किसान हो गए और ग्रीन रेगुलेशंस हमें लॉन्च किया तो देखा गया कि हमने जो टारगेट लिया था देश की इकॉनमी का कि हमारी इकॉनमी में कैसे जो है वो इकॉनमी के ग्रोथ करेगी, तो उसके लिए हमने 4 टारगेट सेट किए थे। पहला ग्रोथ हो, दूसरा मॉडर्नाइजेशन हो, तीसरा सेल्फ रिलायंस हो, और चौथा हमें इक्वालिटी हो, राइट। इक्वालिटी के साथ आगे बढ़ना है। तो चारों के अंदर में जो इक्वालिटी है वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही थी कि जो छोटे किसान थे उसके पास ना तो कोई मशीनरी खरीदने के लिए पैसे थे, ना उसके पास कोई सीड्स खरीदने के लिए पैसे थे, ना वो अपनी ज़मीन के ऊपर कुछ एक्सपेंडिचर करके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता था। इसलिए इस देश ने फर्टिलाइज़र की सब्सिडी दिया, डिफरेंट सीड्स में सब्सिडी दिया, MSP भी दिया, ताकि छोटे किसान बड़े किसान के पैरेलल में खड़े हो सकें और इक्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। और एक तरह का वो इंसेंटिव भी था फूड सिक्योरिटी के लिए, राइट। तो डियर स्टूडेंट, उसके लिए सब्सिडी दिया गया। अब मैं बात करता हूँ कि सब्सिडी का थ्योरेटिकली बेनिफिट है या नुकसान है। तो डियर स्टूडेंट, पहले एक बात समझिएगा कि जो प्राइस होता है
वो मार्केट में सिग्नल देता है। अब जैसे ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो ऑयल प्राइसेस एक सिग्नल देता है, इंडिकेशन करता है कि देखिए इसकी सप्लाई कम है, तो या तो आपको इसको प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए बेटर तरीके से एफिशिएंटली, और या आपको इसके अल्टरनेट ढूंढने चाहिए। तो जब भी किसी भी गुड्स के प्राइस हाई जाते हैं तो दो उसके डायमेंशंस निकलते हैं। एक डायमेंशंस तो ये होता है, या उसको इंसेंटिव बोल सकते हैं, एक इंसेंटिव तो ये होता है कि उसका हम प्रॉपरली यूज़ करें। दूसरा उसका ये डायरेक्शंस होता है, प्राइस का बढ़ने का एक इंडिकेशंस होता है कि इसकी सप्लाई कम है, भाई आपको एक सब्सटीट्यूट ढूंढिएगा इसका, राइट। तो जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ रहा है तो हमें उसके सब्सटीट्यूट ढूंढने पड़ेंगे, सोलर एनर्जी जैसा। तो हम और भी उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो को इसी पे फोकस करना चाह रहा हूँ। तो देखिए प्राइस का बढ़ना बहुत अच्छी बात है। प्राइस का बढ़ना, तो देखिए प्राइस का अपने आप बढ़ना या घटना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो मैसेज देता है। प्राइस अपने आप एक इंडिकेशंस करता है कि सप्लाई ज़्यादा है या कम है, तो उसका प्रॉपरली यूज़ करें। और दूसरा इंसेंटिव देता है कि अगर ज़्यादा प्राइस हो रहा है तो हम कोई नई चीज़ की तरफ जाएं, राइट। तो अगर मैं उस प्राइस को गवर्नमेंट सब्सिडी दे के कम कर देती है तो डियर स्टूडेंट, यूज़ करने वालों को ये पता नहीं होता है कि इसकी सप्लाई कितनी है। दूसरा, हम उसके डाइवर्सिफिकेशन की तरफ नहीं सोचते। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमें उसका मालूम ही नहीं होता सब्सिडी देने के बाद कि क्या उसके रियल में जो प्राइस है, क्या उसकी रियल में जो सप्लाई है वो कम है या ज़्यादा है। एक तो मैं वो मालूम नहीं लगता। दूसरे जो डायमेंशंस है वो ये कि जब सब्सिडी कोई चीज़ पे हो जाती है, कोई भी गुड्स के ऊपर, तो हम एक तरह से वो एक इंसेंटिव होता है रिसोर्सेज को वेस्टफुल तरीके से यूज़ करने का। मैंने अभी बात कही कि प्राइस बढ़ने से दो डायमेंशंस पता लगती है। एक तो इंसेंटिव होता है कि उसको प्रॉपरली यूज़ करें, क्योंकि महंगा हो गया। अगर मैं आपको कहूँ कि अब पेट्रोल की बोतल आप नीचे डाल दो कि क्या धरती पे, तो आप नहीं डालेंगे क्योंकि महंगा है, तो इंपॉर्टेंस हो गई उसकी। तो प्राइस बढ़ने से दो डायमेंशंस आती है। एक तो आपको इंसेंटिव होता है प्रॉपरली यूज़ का, दूसरा आपको मैसेज देता है कि सप्लाई साइड प्रॉब्लम है तो आपको कोई अल्टरनेट देखना चाहिए। इसी तरह सब्सिडी के भी दो नेगेटिव डायमेंशंस हैं। वो ये कि एक आपको वो वेस्टफुल तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करने का इंसेंटिव है, और दूसरा आपको प्रॉपरली डायरेक्शन नहीं देता कि सप्लाई कम है या ज़्यादा है। तो मैं नहीं कहता हूँ कि उस टाइम में जब सब्सिडी दी गई तब कोई गलत थी, पर अब डियर स्टूडेंट, क्योंकि उस टाइम में कोई गवर्नमेंट ने पब्लिक को बैंक अकाउंट से नहीं जोड़ा था, अकाउंट रिसोर्सेज नहीं थे, क्योंकि हमें स्मॉल किसानों को देनी थी, तो बड़े किसान भी उसके अंदर आ गए। लेकिन आज हमारे देश के अंदर जो है वो अकाउंट्स अवेलेबल है। तो मेरी समझ ये कहती है कि सब्सिडी की बजाय डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाए तो बेटर होगा, क्योंकि हमारा टारगेट तो स्मॉल किसान है। इक्वालिटी तो उनके अंदर लेके आनी है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं थोड़े दिन पहले मेरे आड़तिये के पास गया हुआ था, तो वहाँ पर एक किसान आया। उसने कहा भी मेरे को 100 जो कट्टे हैं वो यूरिया के चाहिए। तो 100 कट्टे यूरिया का तो 300 रुपये यूरिया अप्रॉक्सीमेटली मिलता है, तो 30,000 दे के ले गया। और एक यूरिया के कट्टे पर लगभग 1,000 रुपये की सब्सिडी है। अब मेरे को ये बताएं कि 100 कट्टे पर उसको 1,00,000 रुपये की सब्सिडी मिल गई। बड़ा किसान था। और छोटा किसान जिसको 1 एकड़ ज़मीन है, वो गांव में सोचता है कि शहर में जाके क्या करेगा, भाई किसी से ले लो ना, तो उसको वही 500, 600, 700 रुपये में आधा कट्टा मिलता है। तो इसका मीनिंग उसको बेनिफिट कहाँ हुआ। आप देख रहे हैं बच्चे, लगभग इस बजट में हम देखेंगे कि आप देख रहे हो सब्सिडी बहुत ज़्यादा है। और वो सब्सिडी जो है वो कहाँ पर है देखिएगा, ये देखिएगा, फर्टिलाइज़र सब्सिडी इतनी है, फूड सब्सिडी इतनी है, पेट्रोलियम पे इतनी है। तो फर्टिलाइज़र सब्सिडी के अंदर भी मैं अगर बात करूं तो देखिएगा सब्सिडी कितनी है। तो ये देखिए, ये फूड सब्सिडी हो गई, ये फर्टिलाइज़र सब्सिडी हो गई। इस फर्टिलाइज़र सब्सिडी में यूरिया सब्सिडी इतना हो गया है, और अदर सब्सिडीज़ इतनी हो गई। और डियर स्टूडेंट, आप भी इस वीडियो में मैं जो डिस्क्रिप्शन में इसके नीचे जो PDF डालूंगा उसमें भी देखिएगा, लगभग 1,54,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है एग्रीकल्चर में मशीन खरीदने के लिए। तो मैंने तो इवन यहाँ तक देखे हैं कि लोग ट्रैक्टर ले लेते हैं कि 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर है, फिर उसको वो सब्सिडी पे अगर सपोज 5 लाख का मिल गया तो उसको 8 लाख का बेच देंगे, 7 लाख का नया बिल्कुल बेच देंगे, तो 2-2.5 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो देखिए, जो एक आप अपने नियर अबाउट देखिएगा, क्या छोटा जो किसान है वो ट्रैक्टर खरीद पा रहा है क्या?
वो सोलर पंप लगा पा रहा है क्या, वो जो है वो टैंक बनवा पा रहा है क्या पानी को स्टोरेज करने के लिए, या वो मशीन खरीद पा रहा है क्या सब्सिडी से, नहीं। सारा का सारा जो बेनिफिट जा रहा है वो किसको जा रहा है, बड़े किसान को जा रहा है। तो उससे इस सब्सिडी से तो आज इनइक्वालिटी बढ़ने लग गई है। और डी स्टूडेंट, उस ज़माने में जब हमने सब्सिडी स्टार्ट किया था उस टाइम में बैंक अकाउंट नहीं थे। आज बैंक अकाउंट अवेलेबल है तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने चाहिए छोटे किसानों को, और जो सब्सिडी को है वो रेशनलाइज कर देना चाहिए। तो इसी कंसर्न में आप देख रहे हो कि यूरिया सब्सिडी धीरे धीरे कम किया जा रहा है। इससे अगर पीछे के पीरियड से भी आप देखें, ये तो चलो पर्टिकुलर कोरोना का पीरियड है तो गवर्नमेंट को किसानों को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देनी पड़ी, क्योंकि एक कोरोना पीरियड में एग्रीकल्चर का मार्केट करप्स कर गया था, कोलैप्स कर गया था, तो उसकी वजह से। लेकिन यहाँ से आप देखो तो गवर्नमेंट लगभग 75,000 करोड़ रुपए से रेशनलाइज करती हुई चल रही थी। अब आप इस पीरियड के बाद में वापस देख रहे हो रेशनलाइज कर रही है, और गवर्नमेंट ने जो 6,000 रुपए जो ट्रांसफ़र करने के स्टार्ट किया है छोटे किसानों को, वो इसी डायरेक्शन की चैनल है डी स्टूडेंट। क्योंकि शांता कुमार की रिपोर्ट है, उसमें शांता कुमार ने मेंशंस किया है कि 6,000 रुपये डायरेक्ट ट्रांसफ़र कीजिएगा और चीज़ों को मार्केट पे लेके आइएगा। तो आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यूरिया भी है, जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं वो सब मार्केट पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि कोई भी चीज़ जब मार्केट पे चली जाती है तो अपने आप इंडिकेशंस देती है, तो उसके सब्स्टिट्यूट अपने आप ढूंढ लिए जाते हैं अगर वो महंगी होती है तो। दूसरा बात ये है कि अगर हम सब्सिडी देते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो मार्केट को कोलैप्स करवाती है। जब मैं मार्केट बोलता हूँ तो डी स्टूडेंट मार्केट सक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप मार्केट फेलियर पढ़ते हैं लेकिन मार्केट सक्सेस को जिएगा तब इकोनॉमिक्स समझ आएगी। तो देखिएगा, दूसरा इंडिया के ऊपर WTO का प्रेशर है कि आप मार्केट रिफॉर्म्स पे एम्फेसिस दे दिएगा, क्योंकि जो बाली पैकेज चल रहा है उसके अंदर भी सब्सिडीज़ का इश्यूज़ चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वो इंडिया के लिए भी अच्छा है, और हम धीरे धीरे उधर ही शिफ्ट कर रहे हैं कि जो सब्सिडी का बेनिफिट है वो स्मॉल को मिलना चाहिए। तो स्मॉल को मिलने का यही है कि स्मॉल किसान मार्केट से परचेज़ करे लेकिन उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कीजिएगा, जैसा हमने सिलेंडर में किया है। तो आप देख लीजिएगा कि सिलेंडर की सब्सिडी ख़त्म होते ही हर घर में सिलेंडर पहुंचने लग गए हैं। जिनको ज़रूरत है उनको सब्सिडी दीजिएगा, जैसे कोई अनाथ है, विधवा है, फिजिकल डिसेबल है, कोई जिसके ज़मीन नहीं है, बूढ़ा है, राइट। तो एज्ड लोग हैं उनको दीजिएगा, जो कमा नहीं सकते उनकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनका टेक केयर हम लोग करें, तो हमारे टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट करे। तो सब्सिडी उन लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए जो कैपेबल है, और इसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट जो है वो मूवमेंट कर रही है। तो देखिए स्टूडेंट, अब अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, तो डेफिसिट के बारे में, तो आपको ये डेफिसिट तो हमारा पिछली बार रहा है पिछले ईयर के अंदर, राइट। और ये डेफिसिट जो है वो हमारे अब की बार होने की एस्टिमेटेड्स हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है कि पिछली बार कितना रहा फिजिकल डेफिसिट, तो 9.5, रेवेन्यू डेफिसिट दिस, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट दिस, प्राइमरी डेफिसिट दिस। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि बजट के अकॉर्डिंग 21-22 में क्या रहने का अनुमान है, तो ये वाले आपको मेंशंस कर देने हैं, राइट। तो ये आपका हो गया फिजिकल डेफिसिट के बारे में। अब अगर हम बात करें कि जो डेफिसिट है वो गवर्नमेंट कहाँ से लेकर के आएगी, जो 15 लाख करोड़ है, तो डियर स्टूडेंट ये देखिए 15 लाख जो करोड़ है वो डेफिसिट गवर्नमेंट मार्केट से बोरो करेगी। मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट जो वीडियो मेरा डलेगा वो मैं एक वीडियो ऐसा डालूंगा कि जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, तो ये मैं 10 मिनट का वीडियो डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, आज ही डल जाएगा, राइट। तो वो यहाँ से बोरो करेगी लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए मार्केट से, और यहाँ से जो स्मॉल सेविंग है वो ये यूज़ करेगी, प्रोविडेंट फंड इतना यूज़ करेगी, एक्सटर्नल रुपया जो है यहाँ इतना आ जाएगा। तो मेरे कहने का मीनिंग है एक्सटर्नल डेट तो बहुत कम लेगी गवर्नमेंट अब की बार के लिए, राइट। वैसे भी गवर्नमेंट का अगर हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, टोटल कंट्री पे डेट का सिर्फ 6% ही एक्सटर्नल डेट है, टोटल इंटरनल डेट गवर्नमेंट का ज़्यादा है, और इंटरनल डेट से यहाँ मार्केट बोरो सबसे ज़्यादा है। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, एक बात मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ कि 20 लाख करोड़ रिसिप्ट होता है, उसके अंदर 35 लाख करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर होता है। वो 35 लाख रुपए नुकसानदायक नहीं है। अगर उसके अंदर हमारा कहीं 10 लाख करोड़ रुपए जाता है कैपिटल अकाउंट पे तो कोई बात नहीं, प्रोडक्शन कैपेसिटी जनरेट हो रही है। लेकिन 29 लाख करोड़ रुपए हमारा रेवेन्यू अकाउंट पे एक्सपेंडिचर होता है, और डियर स्टूडेंट वहाँ से बोरो, वहाँ को उसको फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट को मार्केट से बोरो करना पड़ता है। तो मार्केट का ये जो बोरो कर लेते हैं तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बोरो करने के लिए स्पेस कम बचता है, तो इंड्यूज इन्वेस्टमेंट कम आता है, तो यहाँ भी ये भी नुकसानदायक होता है फिजिकल डेफिसिट का, राइट। तो देखिए
अब अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। ये एक बार आप इसको रफली देख लीजिएगा कि ट्रेंड जो है वो बेसिकली आपका एक बार बढ़ा है, अब घटना स्टार्ट हो गया, तो ट्रेंड के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं कि रुपया हमने बात कर चुके हैं, तो इस स्लाइड में आप देखिएगा कि मेनली एक नंबर कहाँ से आ रहे हैं, जीएसटी से, दूसरे नंबर कौन सा आ रहा है, इनकम टैक्स से, तीसरे नंबर कहाँ आ रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स से। तो डियर स्टूडेंट एक बहुत चेंजेस है अब की बार। हमेशा हमारा सबसे ज़्यादा टैक्स जो आता है गवर्नमेंट के कलेक्शन में वो आता है कॉर्पोरेट टैक्स से, फिर इनकम टैक्स से, फिर जीएसटी से। लेकिन अब की बार टोटल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसलिए क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है। सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, लगभग 15% यानी 6,30,000 करोड़ जो हमने पीछे डिस्कस किया ना, वो वाला कहाँ से आ रहा है, जीएसटी से। फिर आपका आ रहा है इनकम टैक्स से, राइट। तो इनकम टैक्स से हमने देखा है कि 561 के बार इनकम टैक्स से आ रहा है, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है, उसके बाद हम देखें तो एक्साइज ड्यूटी आ रही है, उसके बाद अगर हम देखें तो नॉन टैक्स है, फीस फाइन वगैरह, उसके बाद हम देखें तो ये हमारा जो रिकवरी वगैरह डिसइन्वेस्टमेंट है वो है, कस्टम ड्यूटी का ये रैंक है, राइट। यहाँ पर मैंने लिखा है डियर स्टूडेंट बोरो, पिछली बार हमें 20% बोरो करना पड़ा था टोटल एक्सपेंडिचर का, आपकी बार 36% करना पड़ रहा है, राइट। तो ये भी आप ट्रेंड ध्यान में रखिएगा, ये क्लियर हो गया। अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट, गवर्नमेंट के कोरोना काल में रेवेन्यू रिसिप्ट गिरा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, राइट। कैपिटल रिसिप्ट सॉरी, अब देखिएगा कि गवर्नमेंट की रिसिप्ट, तो डियर स्टूडेंट यहाँ से अगर हम देखें तो रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट के गिरा है। जब भी रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट गिरता है तो एक्सपेंडिचर साइड सेम रहता है, तो आपको लोन ज़्यादा बोरो ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये देखिएगा गवर्नमेंट को बोरो ज़्यादा करना पड़ा है इस पीरियड में। जैसे ही आपका रेवेन्यू बढ़ा है रिसिप्ट, तो उसी तरह से ये वाला पीरियड कम हो गया। यानी मैं जैसे जैसे गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ बढ़ते हैं वैसे वैसे कैपिटल रिसिप्ट्स कम हो जाते हैं। कैपिटल रिसिप्ट में मेनली आपका क्या पोर्शन आता है, आपने देखा होगा, लोन की रिकवरी हो गई, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, वो तो 2 लाख करोड़ रुपए बने टोटल, लेकिन 15 लाख करोड़ रुपए आप जो उधार ले रहे हो, बोरो कर रहे हो, वो भी उसमें आता है। तो मेजर पोर्शन किसका होता है, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर बोरो का होता है। तो ये बोरो बढ़ रहे हैं, कैपिटल रिसिप्ट बढ़ने का मीनिंग यहाँ बोरो बढ़ा है, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट कम रहा। आप देख सकते हैं जब भी रेवेन्यू रिसिप्ट ज़्यादा रहा है उसी पीरियड के अंदर आपका कैपिटल रिसिप्ट कम रहा है। तो मेन इम्फेसिस हमारा कंट्री के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट पे होना चाहिए। हाँ, अब एक बात अच्छी स्टार्ट हुई है डियर स्टूडेंट कि जैसे जैसे इकॉनमी मार्केट से जुड़ने लगी है वैसे वैसे इस कंट्री के अंदर जो है वो आईटीआर फाइल करने में लोग बढ़ने लगे हैं। अभी लगभग मैं पढ़ रहा था 7 जो है वो अपना आपका 7% पॉपुलेशन का जो है वो आईटीआर भरने लग गए हैं। पहले 3% भरते थे, अब 7% हो गए। लेकिन हमें कम से कम ये जो है वो हमारा 20 से 30 तक जाना चाहिए। इतनी बड़ी कंट्री है, तब जाकर इस कंट्री में होगा। और मेरे को लगता है कि डियर स्टूडेंट नेक्स्ट आने वाले डिकेड के अंदर इस कंट्री का बहुत फ्यूचर अच्छा है। क्यों ये बात मैं बोल रहा हूँ, देखिएगा जैसे कोरोना आया है, तो कोरोना के बाद में, कोरोना से पहले जब ट्रेड होता था तो वो कॉस्ट, कंपेरेटिव कॉस्ट बेस्ड जो एडवांटेज था उसके बेस पे ट्रेड होता था। यानी बेसिकली चाइनीज़ इकॉनमी को कॉस्ट कम पड़ती थी, उसकी वजह से उसका ग्लोबल में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो हमने देखा डियर स्टूडेंट की कॉस्ट बेस जब से ट्रेड होने लगा, अब उसके अंदर एक कोरोना की वजह से, कोरोना आने की वजह से ग्लोबल लीडर को एक क्लियर मालूम हो गया कि रिस्क भी है। देखिए हम उस कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं जिस कंट्री का डेमोक्रेसी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट हमारे देश के अंदर अगर हम बात करें तो आज पूरी दुनिया के अंदर चाइना के प्रति एक माइंड में बैठ गया है कि ऐसी कंट्री जो डेमोक्रेसी नहीं है जिसके अंदर, और जो मिलिट्री पे इतना खर्चा कर रहे हैं, वो अगर इकोनॉमिक सुपर पावर बनती है तो दुनिया को स्टेबिलिटी के अंदर खतरा है। क्यों, जब डेमोक्रेसी होती है तो कोई भी प्रेसिडेंट अगर कुछ भी करता है तो उसको पब्लिक चेंज कर देती है। आप याद कीजिएगा वियतनाम वार को, जब न्यूज़पेपर में न्यूज़ पब्लिश हुई कि वियतनाम वार में अमेरिका ऐसे कर रहा है, तो लोग वाइट हाउस के सामने खड़े हो गए और प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन में उसको हरा दिया गया। तो मैं कहता हूँ कि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की चलती है और लोग जो है वो सेंसिटिव होते हैं, तो ऐसा जो है वो किसी भी चीज़ को थोपा नहीं जा सकता है प्रॉपरली। लेकिन चाइना के प्रति एक डर है कि कल को इतना मिलिट्री पे खर्चा कर रही है, कल को हम अगर इससे ही ट्रेड करते रहे तो ये धनवान हो सकता है। उसकी वजह से ये एक जो एसेंडेंसी है विदाउट डेमोक्रेसी वो दुनिया में नुकसानदायक हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट मेरे को लगता है कि आगे आने वाले पीरियड में
जो ट्रेड का जो सिस्टम इस्टेब्लिश होगा वो सिर्फ जो क्लासिकल थॉट है कंपैरेटिव एडवांटेज उस पर नहीं होगा, उसमें देखा जाएगा डेमोक्रेसी है, स्टेबिलिटी है, कॉस्ट किस में कम है, ये यानी कि काफ़ी सारे मिक्सचर्स के रिलेशनशिप के ऊपर ट्रेड डिसाइड होगा। तो डियर स्टूडेंट, आगे आने वाले जो 10 साल हैं मेरे को लगता है इस कंट्री के बहुत ब्यूटीफुल होने वाले हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिएगा, सबसे बड़ी बात कि इस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है। दूसरा, डेमोक्रेसी स्टेबल डेमोक्रेसी है, जिसकी वजह से सिंगल गवर्नमेंट को मैंडेट है, तो मार्केट रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो वो एक इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है, इन्वेस्टर चाहता है। तीसरी बात, पहली बात मैंने कही डेमोक्रेसी है, दूसरी बात स्टेबल डेमोक्रेसी है, तो मार्केट रिफॉर्म के लिए कमिटमेंट है। तीसरी बात अगर मैं करूं तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यंग लोग जो हैं वो 15 से लेकर के 34 साल के बीच में 47 करोड़ यंग लोग हैं, उसकी वजह से सस्ती लेबर है। चौथा मैं बात करूं तो डिमांड इस कंट्री में है, इन्फ्लेशन अभी आप देख रहे हो 6.9 इस साल के लिए रही है। तो इन्वेस्टर को क्या चाहिए? स्टेबल गवर्नमेंट, मार्केट रिफॉर्म के लिए गवर्नमेंट का कमिटमेंट, दूसरा चीप लेबर, तीसरा अगर आपको, चौथा अगर आपके अंदर डिमांड इकोनॉमी के अंदर वो भी हमारे पास है। फिफ्थ अगर मैं बात करूं तो अभी मैं पीछे रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो मिडिल क्लास है वो एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा है, और एशिया में चाइना और इंडिया में सबसे ज़्यादा है। यानी मिडिल क्लास हम उनको बोलते हैं जो हर रोज़ $11 से ज़्यादा जो खर्चा करता है उसको मिडिल क्लास में बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, वो भी इंडिया के अंदर है। और अगर मैं सिक्स्थ बात कहूँ तो देखिए, अब हम जो अलाई बन रहे हैं, यूएस, इंडिया, जापान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, जो एक नेचुरल अलाई है। नेचुरल अलाई इसलिए है ये कि उनमें भी डेमोक्रेसी है, हमारे में भी डेमोक्रेसी है, उनके अंदर भी कैपिटलिज्म है, हमारे अंदर भी कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कॉस्ट रिडक्शन की साइड मूव कर रहे हैं। तो हमारे टारगेट वही हैं जो दूसरी कंट्री के टारगेट हैं, इसलिए हम नेचुरल अलाई हो गए हैं। ऐसा बोला जाता है कि इंडिया यूएस की तरफ झुक रहा है, ऐसी बात नहीं है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये उन्हीं के, अब जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, एक बच्चे का टारगेट भी नेट करने का है, दूसरे का भी नेट करने का टारगेट होते हैं, तो वो एक नेचुरल अलाई हो गए हैं, राइट। तो इसी तरह मेरी समझ ये कहती है कि आगे आने वाले जो 10 साल रहेंगे उसमें इंडिया के बड़े ब्यूटीफुल रहेंगे, और बड़ा एक जो है वो बेटर चीज़ इंडियन इकॉनमी के अंदर होने वाली है। लेकिन हाँ, रिस्क जो है वो ग्लोबल रिस्क है वो बहुत बढ़ रहा है, उसको भी हमें टेक केयर करना होगा। जैसे क्लाइमेट चेंज का कंसेप्ट है, अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो प्रोडक्टिविटी डाउन जाती है, और प्रोडक्टिविटी डाउन जाने से आपको पता है मार्केट सक्सेस तभी होती है जब प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो अब जो डिस्कशन सबसे ज़्यादा चल रहा है वो ये कि कैसे क्लाइमेट चेंज को मार्केट के थ्रू रोका जाए, क्योंकि जो भी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है उनके सबसे ज़्यादा यही माइंड में एक बहुत बड़ा रिस्क है कि क्लाइमेट चेंज मार्केट को कोलैप्स करवा सकती है, राइट। उससे कॉस्ट बढ़ सकता है, प्रोडक्टिविटी गिर सकती है, तो मार्केट सस्टेन कैसे होगा। तो इसके ऊपर डिस्कशंस चल रहा है, रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं कि कैसे कोई वेज डेवलप हो। तो हार्वर्ड के अंदर रिसर्च हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी का मैं रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, वहाँ भी चल रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में होपफुली कि ऐसा कुछ निकल के आएगा कि जिससे क्लाइमेट चेंज को हम मार्केट से टैकल कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये बात रही। और अगर हम बात करें अब कि रुपया कहाँ जाता है, तो बेसिकली आप सबसे पहले देखेगा इंटरेस्ट पेमेंट में हमारा सबसे ज़्यादा रुपया जाता है। तो अब डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि रुपया हमारा जाता कहाँ पर है, तो डियर स्टूडेंट बहुत कुछ बात है करने को। तो आप देखिएगा, इकोनॉमिक्स सिर्फ पढ़िएगा भी नहीं, सोचिएगा भी। आप जब 4 घंटे लाइब्रेरी में बैठते हैं, फिर बाहर आके अकेले बैठ जाते हैं और उस चीज़ को माइंड में रिवाइज करते हैं, तो एक अलग ही लाइफ रहती है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम अब बात करें कि जो हमारे रुपया आता है वो जाता कहाँ पर है, ये जो रुपया आना और जाना मैं आपको समझा रहा हूँ, ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा हमारा जो रुपया जा रहा है वो जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर, और हमें, मैंने आपको बताया, आ रहा है वो जीएसटी में। तो नेट में आपसे सबसे पहले ये पूछते हैं कि बताइए इन दिए गए टैक्स के अंदर से 1 नंबर पे कौन है या सबसे कम कौन सा है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, राइट। तो एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, ये पूछे तो आप कहाँ पर कर रहे हो, इंटरेस्ट पेमेंट पे। उसके बाद का अगर हम देखें तो ये स्टेट को गवर्नमेंट देती है डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद अगर हम देखें सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ही सिर्फ चलाती है, अभी हमारी सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, नेट में क्वेश्चंस आते रहे हैं कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कितनी है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा और इस PDF के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप रीड भी कर लीजिएगा। 35 हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, उसको भी आप देखिएगा।
ये जो है वो डिफेंस के ऊपर इतना है, सब्सिडी के ऊपर इतना है, तो ये सब आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, राइट। अब देखिएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हमने बात की अभी, तो वही बात है डियर स्टूडेंट की, देखिएगा हमारा ये ट्रेंड क्या होना चाहिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, क्योंकि और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स क्रिएट करता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे कोई एसेट्स पैदा नहीं होती। तो ये तो कोरोना पीरियड की वजह से बढ़ा है, लेकिन अगर आप ट्रेंड देखो तो आप देखिएगा कि कम ही हो रहा है, अब कम होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये कोरोना पीरियड में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वो पम्प प्राइमिंग गवर्नमेंट को करनी पड़ी, क्योंकि जब सप्लाई चेन टूट गया, इंड्यूज इन्वेस्टमेंट कम हो गया, तो गवर्नमेंट को, आपको केंजियन इकोनॉमिक्स का मालूम है, करना ही पड़ता है, लेकिन वापस कम होना स्टार्ट हो गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। दिस इज ए प्रॉपर ट्रेंड, राइट। ये हमने बात कर लिया है डियर स्टूडेंट। अब मैंने यहाँ पर लिखा है प्राइस एज ए सिग्नल, तो डियर स्टूडेंट इसको ज़रूर पढ़ें और यकीन मानिएगा इसके अंदर जो मैंने डिस्कस आपसे किया है वो, और ये पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ रियल में ये चीज़ होना चाहिए। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, देखिए डियर स्टूडेंट, तो कंक्लूज़न में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम इस देश को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो सब्सिडी को रैशनलाइज करना होगा और इकोनॉमी को डायरेक्ट टैक्स की तरफ शिफ्ट होना होगा, तभी जा करके, क्योंकि सब्सिडी जो है वो रिसोर्सेज को एक वेस्टफुल तरीके से यूज़ करने का इंसेंटिव है, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।